CCN न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, जिनका एक लंबा आंदोलनों का इतिहास रहा है। खासकर राज्य आंदोलन को लेकर वो बहुत मुखर रहे हैं, जगह जगह पर उन्होंने आंदोलन किए हैं। तो राज्य आंदोलन की एक खास बात ये थी कि जिस पर जो है गैरसैंण को स्थायी राजधानी के पक्ष में जनमत था, बहुत बड़ा जनमत था। तो लेकिन सरकार ने इस बीच एक घोषणा करी है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हम लोग बनाएंगे गैरसैंण को। तो इस बारे में हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा सभी CCN के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। बीच बीच में आपका विरोध उस पर आते रहता है, तो किस बात को लेकर आपका विरोध है? देखिए, मेरी एकदम साफ समझ है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके भाजपा की सरकार ने, भाजपा की पार्टी ने उस उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विचारों की एक तरह से हत्या कर दी है। जो राज्य आंदोलन पर्वतीय और हिमालयी राज्य की अवधारणा से शुरू हुआ था, इस राज्य के लिए जो लड़ने वाली ताकतें थीं, धारचूला से, मुंशारी से, कपकोट से, सुदूर जोशीमठ से, उत्तरकाशी के टिहरी के गांव से, पौड़ी के दूर क्षेत्रों से जिला मुख्यालयों में आकर आते थे कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में इस पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है, मेरा विकास नहीं हो रहा, और मुझे अपने एक, जिस तरह पूरे देश के अंदर हिमालय और पर्वतीय राज्यों की अपनी अलग एक अलग पहचान है, मुझे वो अपनी पहचान मिलनी चाहिए। और मेरे राज्य का विकास, मेरे राज्य की विकास की अवधारणा मेरे अपने लोग मेरे बीच बैठ करके करेंगे। और इसीलिए ये पर्वतीय और हिमालयी राज्य की अवधारणा शुरू हुई थी, और यही कारण है कि हमने इस राज्य के लिए संघर्ष किया। यहाँ के लोगों ने, ये किसी पार्टियों के ऊपर की मेहरबानी नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य के लोगों के बलिदान का परिणाम उत्तराखंड मिला। और उत्तराखंड राज्य के बनने से पहले कि आज तक जितने भी आयोग बने हैं या जितनी भी राजधानी के संबंध में सर्वे हुए, उन सब ने एक मत से गैरसैंण को इस राज्य की राजधानी को बनाने की मांग की थी। और जो सबसे अंतिम आयोग, दीक्षित आयोग है, उसने भी कहा था कि गैरसैंण में राजधानी के बनने के पर्याप्त गुण हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस की सरकार ने गैरसैंण में वो राजनीतिक उस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा तैयार करता है, जिसमें विधानसभा है, विधायक निवास है, अधिकारी आवास है, और वहाँ के सचिवालय के लिए भी पैसा दिया चुका था। एक तरह से हम कह सकते हैं राजधानी के लिए जरूरी साजो सामान था, उसकी 80% भरपाई कांग्रेस के जमाने में हो चुकी थी, और यही सोचती कि ये स्थायी राजधानी बनेगी। आखिर सरकार का, सर एक मैं आपसे पूछना था, सरकार का ये तर्क है कि देहरादून में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गैरसैंण में नहीं है, तो उनका कहना है कि हम उसको डेवलप करेंगे वहाँ पर, तो तब तक ग्रीष्मकालीन हो सकता है भविष्य में उसको स्थायी घोषित करें। तो इसमें दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यही है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो आप बाद में करेंगे। जब हम अपनी बेटी या बिटिया की शादी करते हैं तो पहले तो तय करते हैं ना अपनी बेटी के लिए कि हमें कौन लड़का पसंद है, या हम ये तय करते हैं कि मेरी बेटे के लिए कौन लड़की पसंद है, और उसके बाद सरकार की शादी की तैयारी होती है, साजो सामान होता है, हर जरूरी चीज़ है, और अंत में पंडित जी से निकाल कर शादी की घोषणा की जाती है। तो घोषणा तो पहले होगी, मैंने अपनी बेटी के लिए वर चुन लिया। तो वैसे ये राज्य है, ये राज्य पर्वतीय राज्य है, हिमालयी राज्य है, उसके लिए उसका प्रश्न है कि राज्य की स्थायी राजधानी कहाँ पर। प्रश्न तो स्थायी राजनीति का था, प्रश्न तो अपने लिए एक देहरादून, तो आज सरकार कह दे ये देहरादून परमानेंट कैपिटल है। जब सबसे पहले अगर आप ये तय करते हैं हमारी स्थायी राजधानी यहाँ पर होगी, गैरसैंण हमारी स्थायी राजधानी होगी, तब उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना रही गया, मात्र से सचिवालय तो बनना है। सवाल है, ये बड़ी अजीब विडंबना है, जो लोग लड़े थे, फटे हाल थे, नंगे पाँव में चल के शहरों में आए थे, बागेश्वर मुख्यालय में आए होंगे, टिहरी के मुख्यालय में आए होंगे, पौड़ी के मुख्यालय में आए होंगे, चमोली के मुख्यालय में आए होंगे, लड़ते हुए आएंगे, मेरे वहाँ स्कूल नहीं है, मेरे वहाँ अस्पताल नहीं, मेरे वहाँ की सड़क नहीं है, मेरी खेती की ओर देखे, हम पहाड़ के लोग हैं, उत्तर प्रदेश हमारे साथ ठीक सा बर्ताव नहीं। और तब जाके तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, लोगों के साथ खड़े हुए। और आज इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकती है कि जब राज्य बन गया, आज दो अभी दो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हमें अपना राज्य दो,
मडुआ झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड लाएंगे। और जब राज बन गया, उसी जनता से, अगर यहाँ के राजनेता कहें, यहाँ के नौकरशाह कहें कि पहले मैं अपने लिए एक सुंदर विकसित जगह शहर का विकास कर लूँ, फिर तुम्हारे बारे में विचार करूंगा, फिर तुम्हारे बारे में सोचूंगा। ये उसी तरह की अवधारणा है। हमारा सवाल है, पहले आपने स्थायी राजधानी को क्यों नहीं तय किया कि गैरसैंण में स्थायी राजधानी है? स्थायी तो देहरादून में आप चले ही रहे थे। देहरादून कह रहे थे स्थायी राजधानी करते, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर जो कमियां रह गई थी उसको आगे बढ़ाते। लंबा आपका राजनीतिक अनुभव भी है, सामाजिक आंदोलन से आप जुड़े रहे हैं, तो अब आपकी क्या ऐसी कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी रणनीति होगी कि गैरसैंण आंदोलन उसको लेके कुछ आप आंदोलन करेंगे? मैंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से भी कहा है, उनसे भी आपके माध्यम से भी उस सारे अनुरोध कर, कांग्रेस के पास मैंने बहुत पहले भी कहा था, मैंने एक पोस्ट भी हाल में लिखी है कि कांग्रेस से एक चूक होगी जो निर्णायक कदम, हमने राजधानी के लिए इस तमाम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर गैरसैंण मिशन बनाए, जो कोई निर्णायक कदम था कि गैरसैंण स्थायी राजधानी होगी, वो हमसे चूक हो गई। और बीजेपी कह रही है कि हमने आप उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी, उसने तो राजनीतिक हत्या कर दी है। लेकिन अब हमारी मांग, हम 2022 में कांग्रेस आएगी तो उसको स्थायी राजधानी बनाएगी। और मैं कांग्रेस पार्टी से अंदर होगा एक पीसीसी की बैठक बुला करके इस पर एक निर्णय ले लें और साफ उत्तराखंड के राज्य की जनता से कहें, जनता को गोलबंद करने की कोशिश भी करेंगे। जनता इसे गोलबंद करनी है। देखिए, नहीं तो ये छल होगा, जनता के साथ धोखा होगा और आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। ये राज्य पर्वतीय राज्य है, ये हिमालयी राज्य है। जब सिक्किम की राजधानी, जब क्या कहते हैं अरुणाचल की राजधानी, हिमाचल की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी, हर पर्वतीय राज्य की राजधानी उनकी अपनों के बीच में है। उत्तराखंड अपनों से दूर क्यों है? मतलब एक आज प्रदेश सरकार ने एक और फैसला लिया है, बसों का जो किराया है वो जैसे डबल कर दिया है, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इसमें? ये बहुत ही जन विरोधी फैसला है। कोरोना की महामारी पूरे देश में आई थी और लॉकडाउन राज्य की सरकार और भारत की सरकार ने किया था और उसका असर जनता के विभिन्न वर्गों में पड़ा था। और उस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में तो खेती के बाद अगर हमारी इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी मुख्य जिसकी भूमिका है वो पर्वतीय क्षेत्र में टूरिज्म है, चाहे चारधाम यात्रा हो या हिल टूरिज्म हो। आज वो सब चपट हो गए। सरकारों ने उनके लिए किसी भी राहत की घोषणा नहीं की। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कह रहे कि कोरोना की महामारी से निजात दिलाने के हमारे पास आर्थिक साधनों की कमी है, इसलिए हमने किराया बढ़ाया। पहले तो ये किराया बढ़ाना ही अपने आप में जनविरोधी कदम है, लेकिन इसमें तो और सबसे बड़ी जनविरोधी कदम यह है कि कोई भी शासक वर्ग जनता के ऊपर भार डालता है तो जनता की क्षमता को, उस कैपेसिटी को, उसको ग्रहण करने की क्षमता है या नहीं। यहाँ तो राज्य की सरकार ने साधारण बस का किराया भी 50% बढ़ाया है और क्या कहते हैं वोल्वो किराया भी 15% बढ़ाया है। आप देखिए, हमारी 80 से 90% बसें रोडवेज की साधारण बसों में ही अपनी यात्रा करते हैं और आज जो इस पिछले 3 महीनों से तमाम तरह के रोजगार से वंचित है, जेब में पैसा नहीं है, वो गाड़ी की सवारी कर सकता है, इस पे भी सोचने का प्रश्न है। आप उसके किराए को, साधारण बस के किराए को भी 50 से 100 कर रहे हैं, 100 से 200 कर रहे हैं और वॉल्वो के किराए को भी 800-900 कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सरकार आम लोगों की सरकार है, ये पैसे वालों की सरकार है। जो राहुल गांधी जी थी, ये सूट बूटों की सरकार है। मुझे लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री रावत साहब भी इसी धुन में आ रहे हैं कि इस राज्य में तो सभी वॉल्वो की सवारी करते होंगे। नहीं तो ये कौन सा फैसला है जो आप इसका भार सब पर डालें। और दूसरी सबसे बड़ी एक चीज, एक तरफ आप जनता के ऊपर भार डालें और दूसरी तरफ आपकी सरकार स्वास्थ्य, एक अभी तो एक जानकारी मीडिया के माध्यम से है, स्वास्थ्य विभाग ने 36 लग्जरी कारें, ये आपकी इनोवा क्रिस्टा लगभग 20 लाख से एक नीचे ये कार की कीमत नहीं है, 17 से 20 लाख के बीच की है। आप उसे 36 कारें इस राज्य में खरीदी है, उसका क्या औचित्य है भैया? आखिर ऐसी कौन सी जरूरी है? 36 कारें क्या कपकोट के अस्पताल के डॉक्टर को देने जा रहे हैं या बागेश्वर के अस्पताल के डॉक्टर को देने जा रहे हैं? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी जी पर आपने एक पोस्ट भी डाली है जिसमें आपने उनसे गुजारिश करी है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व फिर से संभाले, तो क्या है इसके पीछे का मकसद? मेरा मकसद यही है कि इस समय देश को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। एक नेतृत्व का वैक्यूम पैदा हो गया इस देश के अंदर और उस नेतृत्व को सिर्फ कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ही उस नेतृत्व को भर सकते हैं। आपने देखा होगा
10 फरवरी को राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी थी कि ये कोरोना की महामारी बहुत ही गंभीर महामारी है, मोदी सरकार इसको हल्के में नहीं ले। उस समय मोदी जी ने उनकी उस चेतावनी को एकदम सिरे से नकार दिया था और ट्रम्प की मेजबानी में लगे थे, और उसका परिणाम देख रहे हैं। वहीं आज देखिए कि अप्रैल और मई से 1 महीने से लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लद्दाख चीन की भारत की सीमा पर चीन ने हमारी सीमा के अंदर 30 से 40 किलोमीटर अतिक्रमण कर लिया है। आखिर भारत सरकार बताए क्या चीनी सीमा हमारी सीमा के अंदर आ चुकी है? मुख्य प्रधानमंत्री खामोश रहे, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा जब तक हमारे 20 जवान शहीद नहीं हुए, कुछ नहीं बोला, रहस्यमयी चुप्पी साथ थी। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, स्थिति कंट्रोल में है, और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी एक सक्षम लीडर है जिनको चुनौती का मुकाबला करना है। इस समय कांग्रेस देश के अंदर एक तरफ कोरोना की बीमारी से हमको लड़ना है, दूसरी तरफ बाय चीनी जैसी विस्तारवादी ताकतों का भी मुकाबला, तीसरी तरफ देश के अंदर भाजपा और जो हिंदुत्व का एजेंडा सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतें वो देश को ही तोड़ रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि राहुल जी आइए इस कठिन चुनौती के समय में, जब देश को एक नए नेतृत्व की जरूरत है, कांग्रेस को एक नई नेतृत्व की जरूरत है, आपको कांग्रेस का नेतृत्व संभालना चाहिए। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को बताया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण ही राजधानी हमें भी मंजूर है, कांग्रेस को भी मंजूर है, साथ ही प्रदेश की जनता को भी सिर्फ गैरसैंण राजधानी मंजूर है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो कांग्रेस के नेतृत्व में पूरी जनता को गोलबंद करेंगे और आने वाले दिनों में वो एक आंदोलन का रूप भी इस मूवमेंट को देने की इच्छा रखते हैं। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।